Maths Pedagogy Class 7 Top 10 Questions. एक रूल याद रखना है कि बच्चा जहां एक्टिव है, ये बिल्कुल मूल मंत्र की तरह है कि जहां बच्चा एक्टिव है यानी वो प्रोबेबिलिटी, जब आप फंस रहे होंगे क्वेश्चन में तो देखेंगे बच्चा ज्यादा एक्टिव कहाँ है तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। हालांकि ये इस तरह के क्वेश्चन में नहीं लगेगा क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब इसमें तो या तो आपको ये पता है या तो नहीं पता है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते अपनी तरफ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू the teacher brings in a variety of material into her classroom like abacus, Dines block, currency notes जैसे 1 रुपए का नोट या सिक्का whatever, 10, 100 rupee note. Which principle of Dines theory is the teacher referring to in the above scenario? तो ये डाइंस थियरी है जिसमें उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स की बात की है ना। और ये जॉल्टन पाल डाइंस एक हंगेरियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये 4 प्रॉपर्टीज या प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। इस बार से ये पूछा जाने लगा है तो आपको पता होना चाहिए कि कहानी है क्या। ठीक है बात। तो अगर हम बात करते हैं क्या पूछा है कि प्लेस वैल्यू स्थानीय मान समझते हैं ना आप, है ना, 1s 10s 100 एंड ऑल। ठीक, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा वगैरह जो आप सीखते हैं। प्लेस वैल्यू दूसरी होती है फेस वैल्यू, वो आप गणित में पढ़ चुके हैं उदय सर के साथ। तो प्लेस वैल्यू की जब हम बात करें तो एक टीचर जो है वैरायटी ऑफ मटेरियल्स के बच्चों को प्लेस वैल्यू समझ में आ सके उसके लिए अबेकस आप जानते हैं, काउंटिंग वगैरह में, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। डाइंस ब्लॉक का भी सेम ही है, प्लेस वैल्यू के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, इन सब के लिए यूज किया जाता है। ठीक, और करेंसी नोट्स लेके आए, यानी वेरियस टाइप ऑफ मटीरियल्स लेकर के क्लासरूम में टीचर आई हैं, टीचिंग लर्निंग एड लेकर के आई हैं। तो ये कौन से प्रिंसिपल को इस सिनेरियो में रेफर कर रही हैं जब वो डाइंस ब्लॉक, अबेकस, नोट्स ये सब लेकर के आ रही हैं? तो पहला प्रिंसिपल है डायनेमिक प्रिंसिपल, दूसरा है मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल, आप लोग कह रहे हैं डी। देखिए इसमें इसको एक बार पढ़ लीजिएगा या मैराथन वगैरह में हम देख लेंगे एक बार, तो इसमें डी नहीं होगा। कंस्ट्रक्टिविटी जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि भाई आप जिसको आप आंसर कर रहे हैं ज्यादातर लोग, जो कि गलत है, कि आप पहले कॉन्सेप्ट समझा दीजिए उसके बाद एनालिसिस पर जाइए। इसमें मटेरियल की बात एज सच नहीं हुई है, इसको कंस्ट्रक्टिविटी मतलब प्याजे से मत जोड़िए, ये अलग है। ठीक है, ये अपने आप में फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो आपको थियरी पढ़ के ही समझ में आना चाहिए। तो हालांकि मैं ये चारों बता देती हूँ आपको। कंस्ट्रक्टिविटी प्रिंसिपल क्या है कि भाई ये क्या है कि आप पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद एनालिसिस पर जाते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं आपका डायनेमिक प्रिंसिपल का, तो डायनेमिक प्रिंसिपल में आपको थोड़ा रियल वर्ल्ड नॉलेज बच्चे को हो, कुछ एक्सपीरियंसेस दिए हो, फिर जाकर के आप आगे बढ़ते हैं, मटेरियल वगैरह का यूज करेंगे। मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी में क्या है कि आप एक टूल का, अगर आप वेरिएबल्स को समझा रहे हैं तो मल्टीपल वेरिएबल्स को समझाने के लिए आप एक टूल का प्रयोग करते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट है परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल, जो कि यहां सही उत्तर है। जो ये परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल है, ये मल्टीपल जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए मल्टीपल टूल्स का प्रयोग करने की बात करेगा, है ना, मल्टीपल टूल्स का प्रयोग करने की बात करेगा। जैसे कि यहाँ पे हुए हैं मल्टीपल टूल्स प्रयोग में आए हैं, यूज में आए हैं, जैसे अबेकस है, डाइंस ब्लॉक है, नोट्स हैं। तो परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल में आप एक परसेप्शन को या उसके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए मल्टीपल वेरिएबल्स का यूज करते हैं, जिससे वो अलग अलग, मान लीजिए डाइंस ब्लॉक है तो उससे भी समझ बनेगी, मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स यहाँ यूज हो रहे हैं। जबकि मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी में एक वेरिएबल्स को समझाने के लिए एक टूल यूज हो रहा था, यहाँ पे मल्टीपल टूल्स यूज हो रहे हैं। जस्ट हल्का सा ऑपोजिट कह सकते हैं इसको। तो डायनेमिक यहाँ पे उत्तर नहीं होगा, ना आपका डी होगा। कंस्ट्रक्टिविटी में हमने बात कर ली, पहले कॉन्सेप्ट बाद में एनालिसिस। तो परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल है, ये एकदम फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। एरर जहां लिखा होगा आप समझ जाएंगे कि बच्चे को एक्टिव रखना है और कोई बात इसमें मूल नहीं हो सकती। ठीक है, बताइएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 है, एरर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स, यानी जो गलतियां हैं वो महत्वपूर्ण या मुख्य भूमिका निभाती हैं गणित को सीखने में। इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? यानी जो त्रुटियां हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं बच्चे के सीखने में। अब ये सीडीपी का कॉन्सेप्ट है जो आपको पेडागोजी में हर जगह काम आएगा, है ना। देखिएगा, अगर हम बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो बी ऑप्शन क्या है? जो लोग 93% लोग बी कह रहे हैं, जो कि सही भी है। जहां बच्चा एक्टिव है, बच्चे की भलाई की बात हो रही है, यानी जो गलतियां हैं, एरर्स हैं, त्रुटियां हैं, तो ये बात सही है कि गलत है कि इंपॉर्टेंट होती हैं? बिल्कुल सही है, फॉल्स नहीं हो सकती ये बात कि एरर्स इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है गलतियां, इनको हम गलत नहीं कह सकते इस स्टेटमेंट को। तो ये ट्रू ही होगा, तो ट्रू बी ऑप्शन में है।
दे हेल्प टीचर अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, यानी जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां बच्चे से हो रही हैं, वो शिक्षक को यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे करते हैं, वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कैसे करते हैं बच्चे, इस बात को समझने में गलतियां हमारी मदद करती हैं। फिर भी डी ऑप्शन देखेंगे क्योंकि ये भी ट्रू ही बोल रहा है इस बात को। एज एरर्स आर इंडिकेटिव ऑफ लो IQ, ये किसने कह दिया कि जिसका IQ ज्यादा है उससे कभी कोई गलती नहीं होगी, या गलती हो रही है तो इसका मतलब IQ कम है? ये तो खराब बात होगी, बच्चे के भले की बात ही नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो गलतियां बच्चे करते हैं उससे आपको समझ में आएगा कि सोच कैसे रहे हैं, वो किसी कॉन्सेप्ट को समझ कैसे रहे हैं। आप जैसे समझा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उनको कैसे समझ में आ रहा है, तो वो आप उनकी गलतियों से पता लगा पाएंगे कि गलतियां क्या है, एक विंडो का काम करेंगी लर्निंग प्रोसेस में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने और जवाब दीजिएगा। समझते हैं क्या कहानी है। अ कॉमन एरर दैट वी ऑफन एनकाउंटर, कॉमन एरर समझ रहे हैं जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, दैट वी ऑफन एनकाउंटर, जो हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, व्हेन चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू ऐड 2 फ्रैक्शंस। समझ रहे हैं ना, वो 1/2 और 1/3 को जोड़ने को कहा गया, तो बच्चा क्या करेगा, 1 और 1 2 और 3 और 2 5 ऐसे कर देगा। ये चीज बहुत कॉमन है, कॉमन एरर है, बचपन में आपने भी कभी ना कभी तो किया ही होगा। तो ये कॉमन एरर है। दे एट दी न्यूमरेटर, जिसको हम जो भी अंश बोलते थे, हर बोलते थे, अंश बोलते थे न्यूमरेटर को हिंदी में, और जो हर है यानी डिनोमिनेटर है, उनको अलग अलग जोड़ देते हैं बिना एलसीएम लिए, बिना कुछ और करे। और व्हाट कुड बी दी पॉसिबल रीजन फॉर सच अ मिसकॉन्सेप्शन, अब ये एक मिसकॉन्सेप्शन है बच्चों में, एक गलत अवधारणा है या वैकल्पिक अवधारणा है। इसके लिए क्या करें हम, इसको जब आप एनकाउंटर करते हैं, कॉमन गलती है जो भिन्नों का योग करते समय ऐसा होता है। लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचर, मतलब टीचर की ही सीधी गलती है। भाई पहले रीजन तो पता लगाओ। लैक ऑफ अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास, और अगर टीचर की गलती है तो दुनिया के सारे बच्चे एक आध बार तो जब ये सीखते समय कर ही देते होंगे, तो सारे ही टीचर खराब हो गए फिर तो। लैक ऑफ अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास, बच्चों में कमी हमें निकालनी ही नहीं होती। जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स लर्नड इन एडिशन बीइंग अप्लाइड टू फ्रैक्शंस, यानी योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना। ऐसा लैंग्वेज में भी होता है कि बच्चे ने मान लीजिए सेकंड फॉर्म सीखा है या सीखी है, तो वो ईडी हर जगह लगा देगा। तो कई बार जो जनरलाइजेशन है, ओवर जनरलाइजेशन है, जो फैक्ट्स बच्चे ने एडिशन के टाइम पे, जोड़ने के टाइम पे, योग के समय पे सीखे थे, वो उसने ओवर जनरलाइज करके उनको यूज कर लिया है। उसने सीधा सीधा जो उसको आता था उसी से कुछ भी बना दिया। तो ये जनरलाइजेशन है, सामान्यकरण है कि ये वाले नियम जब योग में ऐसे लागू होते हैं कि भाई 11 और 12 को जोड़ रहे हैं, हाँ 2 + 1 3 हो गया और 1 + 1 2 हो गया, तो ऐसे ही होता होगा। ये जो नियम उसने योग में सीखा था वो फ्रैक्शंस में भी उसने लागू कर दिया, बात तो ठीक है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऐसा यहाँ पे हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब ज्यादातर बच्चों को ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल की वजह से हो रहा होगा, ऐसा अक्सर हो जाता है। तो फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्मेटिव टास्क, द मोस्ट appropriate formative tasks to assess the students understanding of data collection is, यानी छात्रों के आंकड़ों के संग्रहण। टॉपिक देखिएगा क्या पूछा है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्मेटिव टास्क, यानी फॉर्मेटिव मतलब रचनात्मक, जिसमें बच्चा एक्टिव हो, टू असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी आंकड़ों के संग्रहण, डेटा कलेक्ट करने को कह रहे हैं, आसपास का एरिया है उसके बारे में कुछ जाने। डेटा कलेक्शन कैसे, डेटा कलेक्शन के बारे में आपको बच्चों की समझ को असेस करना है, क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है क्लासरूम डिस्कशन, कक्षा में विचार विमर्श कराएंगे डेटा कलेक्शन के लिए। अगर आपको तो समझ जाननी है, चलो करा सकते हैं। क्रॉसवर्ड, पहेली पूछेंगे, पहेली डेटा कलेक्शन के लिए, ये तो गड़बड़ है। सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट, सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना, यानी आपने कोई सर्वे कराया था आसपास और उसके बारे में अब बच्चा बात करेगा, क्योंकि सर्वे करने गया और पूछा कि अच्छा आपके घर में कितने कूलर हैं, कितने बच्चे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, है ना, ये चीज है कि नहीं है, तो ये सब पता लगेगा बच्चे को डेटा के बारे में, उसके पास डेटा आएगा और उसको एनालाइज कर पाएगा, तो ये ज्यादा बेहतर है। रोल प्ले, अगेन ये लैंग्वेज बेस्ड या वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह के लिए समझ में आता है, बट जब हम डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसके बारे में बच्चे की समझ को के आकलन की बात कर रहे हैं, तो डेटा को सबसे अच्छे तरीके से जांचा जा सकता है सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट से, है ना, जिसमें बच्चा एक्टिव है। इस प्रोजेक्ट को समझ के ये मत सोचने का कि ये बहुत सालों का प्रोजेक्ट है तो इसको समेटिव में जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर आप सर्वे के थ्रू डेटा को नहीं जानेंगे तो कैसे जानेंगे, ठीक। आप कह रहे हैं अगर जो जनगणना होती है, जिसको हम कह रहे हैं सेंसस है, या इस तरह की और भी चीजें कि भाई कितने % लोगों ने इंडिया में वैक्सीन लगवाई, क्या हुआ, ये सब ये डेटा से पता लगेगा। तो सर्वे बेस्ड जो प्रोजेक्ट है, सर्वे से पता लगेगा कि डेटा क्या है, तो डेटा के आकलन के लिए सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट रहेगा डिस्कशन से भी ज्यादा, क्योंकि बच्चा एक्टिव है, रियल लाइफ
में उसको डेटा का जो सामना करना पड़ेगा वो सी ऑप्शन में करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन मैथमेटिकल एक्टिविटीज एट प्राइमरी लेवल कैन हेल्प इन मेनी वेज लाइक, यानी बच्चों को अगर हम गणितीय एक्टिविटीज में जिनमें मैथमेटिक्स का प्रयोग हो, उसकी मैथमेटिकल थिंकिंग लगे, अगर प्राइमरी लेवल पे इन्वॉल्व करते हैं तो इससे किस चीज में मदद मिलेगी बच्चों को, अगर हम प्राइमरी लेवल पे ही उनको मैथमेटिकल थिंकिंग वाली प्रोसेसेस में, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें तो। चलिएगा राजपूत समझते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं डी ऑप्शन, आप लोग खुद से कह रहे हैं 62% लोग। पहले ऑप्शंस पढ़ेंगे, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर मेनी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड लर्न कंप्यूटेशनल स्ट्रेटजीज, यानी छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण करने और परिकलन रणनीतियों को सीखने के अवसर प्रदान करेंगे आप। यानी जब प्राइमरी लेवल पे आप मैथमेटिकल एक्टिविटीज करा रहे हैं, उसमें से कौन सी एक्टिविटी होगी जो बच्चे को हेल्प करेगी, जैसे प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, ऐसे अवसर प्रदान करना जिसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स तक अपने आप पहुंचे और कंप्यूटेशनल स्ट्रेटजीज को सीखे कि कैसे शॉर्टकट में वो ऐड कर सकता है या कैसे कंप्यूट कर सकता है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आप प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिएगा, अगर यहाँ पे लिखा होता कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा आप प्रोवाइड करा रहे हैं, बिल्कुल गलत हो जाता आंसर, क्योंकि हम पूरे टीचिंग के जितने भी मेथड्स हैं कोशिश करते हैं कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएं, मूर्त से अमूर्त की ओर जाएं। कॉन्क्रीट क्या है? जो चीजें हमारे सामने हैं, जिनको बच्चा टच कर सके, फील कर सके। एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनमें इमेजिनेशन ज्यादा करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे बच्चा लेकिन अपने आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट तक पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि आप उसको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पेश कर दे रहे हैं, वो कॉन्क्रीट एक्टिविटीज करके अपने आप सीख रहा है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को। सही बात है। हेल्प टू यूटिलाइज फ्री पीरियड्स गिवन इन टाइम टेबल। देखो, इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं वो एकदम खराब, टाइम वेस्ट, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं कि फ्री पीरियड को यूटिलाइज करने का अच्छा तरीका है। फिर ऐसे तो फिर बहुत कुछ करा सकते थे आप, अलग अलग और भी सब्जेक्ट थे। हेल्प स्टूडेंट्स डीपन देयर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग, यानी छात्रों को उनकी गणितीय समझ एवं विवेचन को और गहन करने में सहायता मिलती है। अगर बच्चे को एक्टिविटी करा रहे हैं आप प्राइमरी लेवल पे, तो जो उनकी समझ है वो डीप होगी, गहरी होगी, गहन होगी, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को लेके, आसपास की चीजों को लेके तर्क कर पाएंगे। बात तो सही है। सर्व एज अ टूल फॉर समेटिव असेसमेंट। देखिए, समेटिव असेसमेंट के टूल के लिए हमारा फोकस नहीं रहता, हम चाहते हैं कि बच्चा एक्टिव रहे, है ना, क्योंकि इसका जो पर्पस है वो जज करना है समेटिव का। तो हम चाहते हैं बच्चा एक्टिव रहे, तो एक्टिविटी हम इसलिए नहीं करा रहे कि उसको जज कर सकें। तो ए और सी यहां सही है, बाकी कोई सही नहीं है। तो जहां पर ए है बट सी नहीं है ना, यहां पर ए नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ए और सी दोनों सही हैं या ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। ज्योमेट्री हैज बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स एंड शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्राइमरी मैथमेटिक्स। यानी जो ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, एक महत्वपूर्ण एरिया माना जाएगा इसको गणित का, एंड शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्राइमरी मैथमेटिक्स, और प्राइमरी लेवल पे भी इसको अभिन्न अंग की तरह देख करके पढ़ाया जाना चाहिए। ज्योमेट्री क्या है भाई? ये बॉटल है मान लीजिए, तो इसकी शेप, साइज, एंगल, ये सारी चीजें हम ज्योमेट्री में देखते हैं, एरिया, ये सब पढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के एक कॉन्सेप्ट्स में से, और प्राइमरी लेवल पे भी बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज कराई जानी चाहिए। ठीक बात है। तो पहला ऑप्शन है ऑल स्टूडेंट्स गेट गुड मार्क्स इन ज्योमेट्री एज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, यानी इसलिए ज्योमेट्री को पढ़ाओ क्योंकि नंबर अच्छे आते हैं। देखिए, किसी भी ऑप्शन में नंबर पे फोकस नहीं होता है। अगर आप देखेंगे, बच्चे को सिखाने पे फोकस है, नंबर पे नहीं है कि अच्छे नंबर आते हैं इसलिए ज्योमेट्री पढ़ाओ। कोई सेंस है इस बात की? नहीं है। बी ऑप्शन है ज्योमेट्री इज एक्टिविटी ओरिएंटेड एंड हेंस प्रोवाइड्स प्ले टाइम, यानी बच्चों को खेलने का मौका मिल जाता है और गतिविधि उन्मुख है। चलिए मान लिया। मैनी फेमस मैथमेटिकल्स, अभी इसको कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उतना नेगेटिव नहीं है। सी ऑप्शन है मैनी फेमस मैथमेटिशियंस हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री, यानी कई प्रसिद्ध गणितज्ञों ने ज्यामिति के विकास में सहयोग दिया है। तो ऐसा कौन सा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री से लेकर, और कोई भी चैप्टर आप उठा लीजिए, जिसमें गणितज्ञों ने योगदान ना दिया हो? तो कोई सेंस हो इस बात का कि भैया ज्योमेट्री इसलिए पढ़ाओ क्योंकि गणितज्ञों ने काम किया है? वो लगभग हर कॉन्सेप्ट पे किया है। हम तो बच्चे का भला देखेंगे ना। डी ऑप्शन है एक्सपीरियंसेस इन ज्योमेट्री हेल्प इन लर्निंग एंड विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स दैट आर यूजफुल इन डेली लाइफ। अब देखिएगा, अगर आपके पास वैसे वाला ऑप्शन होता कि कौन सा सही है, तो आप कह देते ये बी और डी दोनों सही हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें पता है कि इससे कहीं बेहतर जो है वो यहां है, ठीक है ना। और यहाँ पे फोकस इस बात पे था कि एक्टिविटी सेंटर्ड है तो खेलने का टाइम मिल जाएगा, जबकि खेलने का टाइम आप वैसे भी दे सकते हैं। तो हमें पता है कि उतना मजबूत उत्तर नहीं हो सकता बी ऑप्शन, जितना ये है कि जो एक्सपीरियंसेस हैं ज्योमेट्री में, जो अनुभव मिलते हैं ज्यामिति में, वो बच्चे को
सीखने में और विजुअलाइज करने में मदद करते हैं उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो डेली लाइफ में यूजफुल है। मान लीजिए एक रूम है तो उसका एरिया कितना होगा, उसकी शेप क्या है, किस एंगल पे दरवाजा खुलता है, ये सब चीजें ज्योमेट्री क्या हमारी रियल लाइफ में हेल्पफुल है, तो इसलिए इसको सिखाना जरूरी है, या हम कहेंगे दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृष्टिकरण में सहायता मिलेगी। तो वो गणित जो है लाइफ से हमें जोड़ देना है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बच्चे को एक्टिव रखेगा और उसे रियल लाइफ से जोड़ने में उसको मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं मिस श्रेया क्या है? एक प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स की टीचर है। यूजेस वेरियस मेथड्स टू टीच एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, यानी दो संख्याओं का जो दो डिजिट के जो नंबर्स हैं, 2 अंकों वाली संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए मल्टीपल मेथड्स यानी वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज वो यूज कर रही हैं। जैसे आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में वो क्या कर रहे हैं भाई, 23 और 46 को ऐसे भी जोड़ सकते हैं। अब इस 23 को 20+3 और 46 को 40+6 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। अब 23 + 46 को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 6 और 3 9 होते हैं, और इसको खोल के लिख दिया। तो ये क्या है, ये वेरिड ऑप्शंस दिमाग में आ रहे हैं बच्चे के, मल्टीपल ऑप्शंस वो उसको दे रही हैं, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं कर रही हैं। ठीक, तो यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर हर पेडागोजी, ये उनका स्टाइल है बाबूराव वाला। तो देखिएगा एक बार, शी इज फोकसिंग ओनली ऑन मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, यानी सिर्फ गणितीय संचार पर बल दे रही हैं, ऐसा है क्या? या फिर बी ऑप्शन है शी इज ऑफरिंग हर स्टूडेंट्स अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोचेस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, यानी वह अपने छात्रों को गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए विविध उपागमों का यानी मल्टीपल अप्रोचेस ऑफर कर रही हैं मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। भाई किसी बच्चे को कोई ढंग से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और उसको मल्टीपल वेज आ गए एक काम को करने के, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, बात तो सही है। फिर भी सी और डी को पढ़ेंगे। शी इज कंफ्यूजिंग द स्टूडेंट विद सो मेनी मेथड्स, कंफ्यूजन के लिए नहीं है ये, मल्टीपल ऑप्शंस या मल्टीपल वेज में पढ़ाना बुरी बात नहीं होती, ठीक है, और कंफ्यूजन को क्लियर किया जा सकता है अगर आए भी तो। डी ऑप्शन देखिएगा, शी इज वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन सॉल्विंग वन प्रॉब्लम, ऐसा भी नहीं है कि वो वेस्ट कर रही हो टाइम एक ही समस्या को सॉल्व करने में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं बच्चे को, विविध उपागम या अप्रोचेस से वो सिखा पा रही है। इन अ गेम ऑफ मार्बल्स, यानी मार्बल्स के गेम में कंचों के खेल की बात हो रही है, होंगे आप में से कुछ कंचाधारी लोग, ठीक, तो कंचों के गेम में रेनू लॉस्ट 4 मार्बल्स, रेनू जो है 4 मार्बल्स उसके हार जाती है वो। शी इज लेफ्ट विद 7 मार्बल्स, तो उसको दूसरे व्यक्ति को देने पड़े होंगे 4 मार्बल, किसी ने कंचे खेले होंगे तो याद होगा, है ना। और उसके पास अब 7 मार्बल बचे हैं। विद हाउ मेनी मार्बल्स डिड शी स्टार्ट द गेम, यानी कितने मार्बल्स के साथ उसने गेम को स्टार्ट किया होगा, यदि 4 जो कंचे हैं वो हार गई और 7 अभी भी हैं। तो बच्चे को ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 4 अभी हैं, सॉरी जो 4 लूज कर चुकी है और 7 अभी हैं, इन दोनों को प्लस करके पता लग जाएगा टोटल कितने मार्बल से गेम शुरू किया होगा, यानी जोड़ना पड़ेगा, इसके लिए 11 आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन ऑन एडिशन, बात तो सही लग रही है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, अब इसमें ओपन एंडेड कुछ नहीं है क्योंकि 4 और 7 या 7 + 4 11 ही आंसर आना है, तो इसमें कोई भी ओपन एंडेडनेस नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे दिए थोड़ी है 4 ऑप्शन। कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन ऑन सब्ट्रैक्शन, तो आप में से कई लोगों को ये अभी भी कंफ्यूजन है, 63% लोग ए कह रहे हैं और 13% लोग डी कह रहे हैं। देखिएगा इसमें सब्ट्रैक्शन की बात इसलिए नहीं है, ये कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन तो ये है संदर्भ में है, कंचों के संदर्भ में है, रियल लाइफ के संदर्भ में है, किसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात हो रही है। तो जब किसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात हो रही है तो हमें पता है कि मार्बल्स का गेम है जिसमें 4 मार्बल जो रेनू है वो हार गई है, 7 उसके पास हैं। क्वेश्चन क्या है, विद हाउ मेनी मार्बल्स डिड शी स्टार्ट द गेम, कितने मार्बल्स के साथ गेम को स्टार्ट किया था, तो उसके लिए उसको ऐड करना पड़ेगा। तो हम कॉन्टेक्स्ट में एडिशन सिखा रहे हैं, है ना, कितने रह गए उसके लिए हम घटा करके नहीं कह रहे उसको, हम सिंपल कह रहे हैं एडिशन करके बता देगी वो, सब्ट्रैक्ट करके थोड़े ना बताएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेयर डू वी यूज सेक्साडेसिमल सिस्टम, तो एक शास्त्रिक पद्धति है, शास्त्र या षष्ठ का जो मतलब है, सेक्साडेसिमल का जो ये मतलब है, इसका मतलब ये 60, ये सेक्सा जो वर्ड बना है वो 60 से बना है, तो जिसमें बेस 60 हो। तो ये शास्त्रिक पद्धति का उपयोग कहां पर करते हैं? पहला ऑप्शन है इन क्वांटिफिकेशन ऑफ डेटा, यानी आंकड़ों के प्रमाणीकरण में, यानी आंकड़ों को क्वांटिफाई करने के लिए, एंगल्स को मेजर करने के लिए, यानी कोण को मापने के लिए, मेजरिंग डिस्टेंसेस इन फुट एंड यार्ड्स,
यानी फुट और गज में माप रहे हैं किसी डिस्टेंस को, दूरी को, या फिर हिंदी और अरेबिक न्यूमरल्स में लिखने को कह रहे हैं। तो ये जो आपका सेक्साडेसिमल है, इसमें मेजरिंग, इट्स फॉर मेजरिंग एंगल्स, यानी कोण को मापने के लिए, और जनरली जो 10 का बेस रखा जाता है इसमें बेस 60 होगा। तो ये हम ध्यान रखेंगे, पूछा भी जा सकता है बेस 60 किस में होता है, तो सेक्साडेसिमल कॉन्टेक्स्ट में एंशिएंट विधि है, ब्रिटिशर्स बेसिकली, या ब्रिटिश सिस्टम से ली गई है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स इन क्लासेस 1 and 2, यानी कौन सी एक बात गणित पढ़ाने के विषय में कक्षा 1 और 2 के लिए सही है एज पर एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार, कौन सी बात गणित के संदर्भ में सही है। इतना स्लो चल रहे हो, कैसे हो जाता है अपने आप, ध्यान नहीं है ना शौर्य, अगर ध्यान होगा तो नहीं होगा बाबू, है ना। Which one of the following is true about teaching and learning of mathematics in classes 1 and 2 as per the vision of NCF? कक्षा 1 और 2 के विषय में गणित को पढ़ाने की बात हो रही है एनसीएफ के अकॉर्डिंग। तो एल्गोरिथम्स पे और रोट लर्निंग पे फोकस करेंगे। एनसीएफ क्या कोई भी अच्छी पॉलिसी रोट लर्निंग नहीं, रटंत विद्या पे फोकस नहीं करती है, मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम पर फोकस करती है। बी ऑप्शन है ओनली ओरल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स शुड बी डन इन क्लासेस 1 and 2, यानी सिर्फ ओरली मैथमेटिक्स में पूछ लो, जो पूछना है मौखिक प्रश्नों का ही इस्तेमाल। क्यों भाई, इससे भी रटंत विद्या ही बढ़ेगी, बाकी एक्टिविटीज बच्चे को तो एक्टिव भी रखना है ना। मैथमेटिक्स शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट्स लाइक लैंग्वेज, आर्ट्स, ईवीएस, यानी गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। यानी हम मैथ्स को लैंग्वेज के थ्रू भी सिखा रहे हैं, हम ईवीएस भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैथ्स क्या है, हर जगह है, एवरीवेयर। तो आप कॉन्टेक्स्ट में जब बात करेंगे तो ईवीएस में भी नंबर्स का जिक्र होगा, लैंग्वेज में भी जब हम बात कर रहे हैं ना, वो वर्ड प्रॉब्लम्स देते हैं कि इतने थे, कुल इतने हो गए, तो वो सब भी लैंग्वेज भी सीख रहा है बच्चा, मैथ्स भी सीख रहा है। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन पे हम फोकस करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम समाकलित कह लीजिए या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कह लीजिए, कि आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ करके पढ़ाते हैं।